नमस्कार। ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिन्हें एक तकलीफ होती है कि जब वो खाना खाते हैं, खाना खाने के लंबे समय तक उन्हें ऐसे लगता है कि खाना स्टमक में पड़ा हुआ है, स्टमक खाली नहीं हो पा रहा है, स्टमक से खाना आगे नहीं जा रहा है। ये जो समस्या है, ये समस्या क्यों होती है और उसे ठीक कैसे करना है, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ऐसे लोगों को अक्सर डाइजेशन की समस्या हो जाती है, इंडाइजेशन होता है या फिर डकारें बहुत आती है, सुस्त लगता है, उत्साह नहीं होता, इसी कई यहाँ तक कि ये प्रॉब्लम के वजह से भी एसिड ऊपर आता है। ओके, अभी उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टमक क्या है उसके बारे में बात करते हैं। स्टमक एक बैग होता है जहाँ खाना इसोफेगस में से नीचे जब खाना जाता है तब वो स्टमक में जाता है। ठीक है, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। अपर पार्ट को फंडस बोला जाता है, बीच वाले पार्ट को बॉडी और नीचे वाले पार्ट को एंट्रम। जैसे स्टमक के ऊपर एक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है जिसके बारे में हमने कई वीडियोस में बात की है, वैसे ही स्टमक के नीचे के साइड एक स्फिंक्टर होता है जिसको बोला जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये एक स्फिंक्टर स्टमक का जो आगे वाला पार्ट है जिसको बोला जाता है डिओडिनम, जो आंतों का पार्ट है, वो डिओडिनम और स्टमक इसके बीच में ये पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, तो अभी स्टमक काय का बना हुआ है? स्टमक मसल्स का बना हुआ है। अंदर जो मसल्स है वो स्मूथ मसल्स होते हैं। और आपको पता है कि कोई भी मसल का फंक्शन, जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ तो आपको पता है ये हाथ इसीलिए हिला पा रहा हूँ कि ये जो मसल्स है उसके जो नर्व्स है उसका काम ठीक से हो रहा है, इसलिए मैं हाथ हिला पा रहा हूँ। अगर नर्व्स वीक हो जाएंगे तो मसल वीक हो जाएंगे, सीधी सी बात है। वैसे ही स्टमक का अगर फंक्शन प्रॉपर होना चाहिए, अगर आपको ऐसे लगता है, तो बेसिक ये है कि स्टमक के जो मसल्स है उसको जो नर्व सप्लाई है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर नर्व्स ठीक से काम करेगी तो स्टमक ठीक से काम करेगा। अभी देखिए, नर्व सप्लाई जो स्टमक का है, कौन सी नर्व्स स्टमक को सप्लाई करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, स्टमक को 2 तरह का सप्लाई होता है, एक सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का सीधा मतलब है वेगस नर्व। ठीक है, अभी सिंपैथेटिक मतलब जो स्पाइन से आ रही है। ठीक है, सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में बोलूंगी कि जो स्पाइन से नर्व आ रही है, जो ये छाती है, छाती के पीछे वाला जो थोरैसिक स्पाइन है, ओके, वहां से जो नसें आती है उसको बोला जाता है सिंपैथेटिक। अभी ये जो पैरासिम्पैथेटिक है और सिंपैथेटिक है, ये दोनों का अपना अपना एक फंक्शन होता है, दोनों नर्व्स का अपना फंक्शन होता है। जैसे सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करेगी? अगर सिंपैथेटिक नर्व ओवर एक्टिव है, एक्टिवेट ज़्यादा एक्टिवेट है, तो करेगी क्या कि जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी, मतलब गैस्ट्रिक जो स्टमक की मोटिलिटी होते हैं, मतलब स्टमक में, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। मोटिलिटी मतलब क्या होता है कि स्टमक में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, हम बोल सकते हैं, मतलब जब खाना स्टमक में जाएगा, ठीक है, तो स्टमक में भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मतलब ऐसी कॉन्ट्रैक्ट होगा, खाना आगे जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, खाना आगे जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, खाना आगे जाएगा। ये जो प्रोसेस है, जैसे हमने इसोफेगस में बताया था, किसी एक वीडियो में इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बताई थी, वैसे ही स्टमक में भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और इसी को मोटिलिटी भी बोला जाता है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रोकने का, दबाने का काम ये सिंपैथेटिक सिस्टम करते हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स करते हैं। ठीक है, और दूसरा एक काम करते हैं कि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जिसके बारे जो डिओडिनम और स्टमक के बीच में होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का, मतलब उसको पकड़ के रखने का, क्लोज करने का काम, बंद रखने का काम कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्व्स। ठीक है, 2 याद रखना है आपको। एक तो जो स्टमक की मोटिलिटी है, स्टमक की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उसको स्लो करने का, कम करने का काम सिंपैथेटिक नर्व्स करती है, और दूसरा पाइलोरिक स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करने का। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है, उसमें मुख्यतः जिसको वेगस बोला जाता है, वो वेगस का काम क्या है? मोटिलिटी। वेगस का काम क्या है? मोटिलिटी। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्शन है स्टमक की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इसको बढ़ाने का पहला काम। दूसरा काम है स्टमक में प्रॉपर एसिड सिक्रीट करने का। ठीक है, स्टमक में जो एसिड सिक्रीट होता है वो काम किसका होता है? वेगस नर्व का, पैरासिम्पैथेटिक नर्व का। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसको रिलीज करने का, उसको ओपन करने का काम किसका होता है? वेगस नर्व का। देखिए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों बिल्कुल अपोजिट में काम कर रहे हैं।
ठीक है। सिंपैथेटिक जो काम कर रही है उसके अपोज में पैरासिम्पैथेटिक काम कर रही है। तो अगर आपके शरीर में आपका रिब केज इस तरह से है, आगे है और पीछे का स्पाइन दबा हुआ है, जो थोरैसिक स्पाइन है उस पे कॉन्ट्रैक्शन है, उस पे दबाव है, उस पे एक प्रेशर है, जिसके कारण वहाँ से जो नसें आ रही है, जो सिंपैथेटिक नर्व्स है वो उसका काम ठीक से नहीं कर पाते और वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी स्टमक की मोटिलिटी कम हो जाती है, स्टमक की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाती है, यहाँ तक कि स्टमक में एसिड सिक्रेट करने का काम कम हो जाता है। और दूसरा क्या, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो क्लोज हो जाता है। अभी मोटिलिटी कम हो जाएगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएगी और पाइलोरिक स्फिंक्टर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिसके कारण स्टमक खाली नहीं हो पाता, स्टमक का फूड आगे नहीं जाता। लेकिन अगर आपके शरीर में ये पीछे का स्पाइन ओपन है तो सिंपैथेटिक नर्व्स शांत रहेगी। ओके, सिंपैथेटिक नर्व्स शांत रहेगी, ओवर एक्टिव नहीं रहेगी। और पैरासिम्पैथेटिक अगर आप ब्रीदिंग करके या आपके बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का फंक्शन प्रॉपर है, वेगस का फंक्शन प्रॉपर है, तो होगा क्या, स्टमक की मोटिलिटी बढ़ेगी, स्टमक में एसिड सिक्रेशन अच्छा होगा। ओके, और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है, जो क्लोज हुआ है, वो ओपन होगा, वो रिलैक्स रहेगा। अभी अगर एसिड सिक्रेशन अच्छे से हुआ, उसके बाद मोटिलिटी अच्छी रही, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छी रही, तो जो एसिड खाने में मिक्स होना चाहिए, जो मिक्सिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर होगी। और अगर ये प्रोसीजर प्रॉपर होती है और पाइलोरिक स्फिंक्टर भी अगर शांत है, मतलब वो रिलैक्स है, तो क्या होगा, वहाँ से जो खाना है वो आगे डिओडिनम में जाएगा और समय पे आपको लगेगा कि मेरा पेट खाली हुआ है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि पेट जल्दी खाली क्यों नहीं होता या फिर स्टमक में पेट भरा भरा क्यों लगता है। तो अभी आपको मैंने बता दिया, इसीलिए ये जो कारण है ना कि जो पीछे की जो नर्व्स आ रही है ना थोरैसिक स्पाइन से, इनका बड़ा रोल होता है। चाहे वो एसिड रिफ्लक्स हो, स्टमक या कोई भी डाइजेशन की समस्या हो, उसमें स्पाइन से जो आने वाली नसें, इनका भी रोल रहता है और वेगस का भी रोल रहता है। इसीलिए हमारी जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है, अभी इसको ठीक कैसे करने का, अगर आप बोलोगे अब तक तो आप समझ गए कारण क्या है, ठीक है, अभी इसको ठीक कैसे करना है। ज़्यादातर इसके लिए अगर आप एसिडिटी की दवाइयाँ खाओगे तो आप प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो एसिड को दबा रही है, वो एसिड को दबा रही है, और एसिड को दबा रही है तो खाने में एसिड मिक्स नहीं होगा अच्छे से, और फिर डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एसिडिटी की दवाइयाँ ये इसका सॉल्यूशन है नहीं। तो इसको ठीक कैसे करना है, इसको ठीक किया जाता है ब्रीदिंग टेक्निक्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन से। अगर आपका प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, अगर आपका प्रॉब्लम नया नया है तो आपका ब्रीदिंग टेक्निक से भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है या शरीर में जो वायु है, वात है, काफ़ी हद तक बढ़ गया है या आपका प्रॉब्लम बहुत पुराना हो चुका है, तो आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ साथ में लेनी पड़ेगी, ताकि दवाइयों से एक काम होगा। ओके, दवाइयों से जो अंदर वायु है या वात पित्त कफ है, उसका बैलेंस हम दवाई से बनाएंगे। और दूसरा, आप ब्रीदिंग टेक्निक से स्पाइन के ऊपर जो प्रेशर है उसको रिलीज होगा और उस कारण जो सिंपैथेटिक नर्व्स है वो शांत रहेगी। ठीक है, इसीलिए हमने जितनी भी ब्रीदिंग टेक्निक्स दी है उसमें मैक्सिमम ब्रीदिंग टेक्निक्स आप अगर देखोगे, हम कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स में बताते हैं कि आपका जो थोरैसिक स्पाइन है उसको हम फ्लेक्स करते हैं, उसको हम राउंड करते हैं और बोलते हैं पीछे हवा आनी चाहिए, रिबकेज के पीछे साइड एयर आना चाहिए, रिबकेज। ये क्यों बोलते हैं बार बार? इसका मकसद ये है कि वहाँ का जो सिंपैथेटिक ट्रंक है उसको रिलीज करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए हम ये ब्रीदिंग टेक्निक्स रिकमेंड करते हैं। तो आप समझ गए कि ब्रीदिंग टेक्निक्स और आयुर्वेदिक दवाइयाँ दोनों के सारे ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो सकता है। इसके लिए एसिडिटी की दवाइयाँ ये सॉल्यूशन नहीं है। कभी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ समय तक ठीक है, लेकिन ये हमेशा परमानेंट इलाज नहीं है। ये सिम्टोमेटिक रिलीफ है। तकलीफ ज़्यादा है तो कुछ दिन तक लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लंबे समय तक एसिडिटी की गोली लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस चैनल पर ऐसी कई सारी वीडियोस दी गई है जिसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स हमने एक्सप्लेन किए। आप वो ब्रीदिंग टेक्निक्स कीजिए और आपका जो अनुभव रहेगा वो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। दूसरा, अगर आपको
वो टेक्निक से क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नहीं। अगर आपको फ़ायदा होता है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, शेयर करना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर देना। आप लाइक शेयर करोगे ना तो ये लोगों तक पहुंचेगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, आपको क्या लगता है इन्फॉर्मेशन हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये बिल्कुल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। ऐसे नहीं कि हम हमारे मन की बात कर रहे हैं। हम जो एक एक वर्ड बोल रहे हैं इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे रिसर्च डॉक्यूमेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अपने मन से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। आपने आज का वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।